महंगाई के योद्धा के तौर पर चर्चित उर्जित पटेल को आरबीआई गवर्नर की कमान सौंप दी गई है। उर्जित पटेल फिलहाल आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। महंगाई का लक्ष्य तय करने की आरबीआई की नीति में उर्जित पटेल की अहम भूमिका मानी जाती है। पिछले कुछ महीनों से जिस तरह महंगाई बढ़ी है, उससे ये देखना अहम होगा कि सितंबर में पद संभालने के बाद उनकी क्या नीतियां होंगी। साथ ही ब्याज दरों पर इंडस्ट्री की बढ़ती उम्मीदें, बैंकों के बढ़ते एनपीए जैसी कई और चुनौतियां हैं जिनका सामना उर्जित पटेल को करना है। तो उर्जित पटेल से उम्मीदों और चुनौतियों पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा है। हमारे साथ आरबीआई के गवर्नर की खोज के लिए बने पैनल के सदस्य डॉक्टर राजीव कुमार हैं, उद्योग संगठन फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन नेवटिया है, एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सौम्यकांति घोष है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा हैं और एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रतीप चौधरी जो काफी करीब से उर्जित पटेल साहब के साथ काम भी कर चुके हैं। सभी जानकारों से हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर राजीव कुमार, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि पिछले करीबन महीने भर या उससे अधिक समय से लगातार अटकलें चल रही थी, कौन बनेगा गवर्नर। आपकी कमेटी ने कैसे ये सिलेक्शन किया? मेरी कमेटी, माफी जरा बता दी, आपने सवाल क्या था आपका? जी, आपकी कमेटी, ये कमेटी ने फाइनली सिलेक्शन किस तरह से किया, हम ये जानना चाहते हैं। क्या क्राइटेरिया थे, किन किन मानदंडों पर आपने तमाम जो दावेदार थे उनको परखने की कोशिश की? जी प्रदीप जी, उसमें पहली चीज तो ये मैं साफ करना चाहूंगा कि हमारी कमेटी ने सरकार को एक 5 नाम की पैनल भेजी थी और उसमें से उन्होंने उर्जित पटेल को छांटा है और वो 5 नाम की जो पैनल थी उसमें कोई रैंकिंग नहीं थी। तो ये कहना मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा कि ये सरकार का ही सिलेक्शन है और उन्होंने हमारी कमेटी की मदद ली थी एक टेक्निकल इनपुट्स के तौर पर कि जिससे कि वो एक शॉर्टलिस्ट बना सकें। इस शॉर्टलिस्ट को ये बात बहुत जरूरी है समझाना, क्योंकि जो निर्णय है और जो सिलेक्शन है वो सरकार ने स्वयं ही किया है, उसकी अपॉइंटमेंट कमेटी और कैबिनेट ने ही किया है। वो इस कमेटी आरबीआई के गवर्नर का सिलेक्शन बाकी और सिलेक्शन के से मुख्तलिफ ये कमेटी नहीं कर रही है, क्योंकि बाकी में हम लोगों ने इंटरव्यूज वगैरह भी किए थे, वो इसमें हमने नहीं किए हैं। उसका जो क्राइटेरिया हम लोगों ने बनाया था शॉर्ट लिस्ट का, वो ये था कि एक तो हमारा जो भी गवर्नर बनाया जाए उसको एक अच्छा मैक्रो इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, उसको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में उसमें जितना पारंगत हो उतना अच्छा है, जितना बेहतर है, क्योंकि ये एक टेक्निकल काम है। दूसरी चीज ये थी कि एक कंटिन्यूटी अगर बनी रहे तो जो राजन की हमारी विरासत है उसको अगर आगे हम चलाते रहें और इन्फ्लेशन पर विजय पाने की जो हम कोशिश सरकार की है उसको जारी रखें तो वो बेहतर होगा। तीसरी बहुत बड़ी जरूरी चीज थी कि वो एक टीम प्लेयर हो जो भी बने, मतलब ये कि एक आउटसाइडर ना हो, करीब बिल्कुल एक टीम प्लेयर हो जो कि आरबीआई और सरकार में सामंजस्य बना के वो आगे काम कर सके, क्योंकि इसमें ये बहुत जरूरी है आने वाले दिनों में हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कि ये सामंजस्य बना रहे, क्योंकि इसी सामंजस्य से ही हम जो फूड इन्फ्लेशन है और जो इन्फ्लेशन है उस पर विजय पा सकेंगे और साथ में ग्रोथ को भी बढ़ावा दे सकेंगे। तो हमारे ये 3-4 क्राइटेरिया थे जिसकी वजह से हम लोग जिसके बिना पर हमने अभी अपनी शॉर्टलिस्ट बनाई थी। जब आप कहते हैं टीम प्लेयर, क्या आपका तात्पर्य ये है कि ऐसा व्यक्ति जो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर बेहतर सामंजस्य बनाकर चल सके, जो शायद डॉक्टर राजन नहीं कर पाए? राजन साहब पे तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मगर आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है, मगर उसका एक पहलू और है। एक तो ये है कि वो सरकार के साथ कदम से कदम मिला के काम कर सके, मगर दूसरा पहलू ये है कि हमारे बैंकिंग सेक्टर में और आरबीआई के खुद अंदर एक टीम प्लेयर की, एक टीम की भावना अगर बना के चले और उनमें एक सामंजस्य ढूंढ ले जिससे कि सब लोग एक ही मुद्दे पर ठीक से काम कर सके और नीति जो है वो एक ऐसी बन सके जो कि सबके साथ सामूहिक रूप से बने, तो उसकी भी वो एक दूसरा पहलू है। तो टीम प्लेयर होने के ये 2 पहलू हैं जिसकी वजह से हमने अपने मापदंड में जोड़ा था जिसको। ओके, आपसे मुझे 2 एक और चीजें भी जाननी है यहाँ पे राजीव कुमार जी, लेकिन आपने जो एक इंटरेस्टिंग बात कही कि पूरे बैंकिंग सेक्टर को साथ में लेकर चलने वाली बात, तो प्रतीप चौधरी साहब, जिस तरह से बैंकों को डॉक्टर राजन ने एक तरीके से मजबूर किया एनपीएस डिक्लेयर करने के लिए, एग्रेसिवली प्रोविजनिंग करने के लिए, क्या बैंकिंग सेक्टर को दरअसल ये पसंद आया है? नहीं, पसंद तो आना ही चाहिए।
पसंद आने की क्या बात है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि बैंकिंग रेगुलेशन, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन जो है वो आरबीआई के अंदर वीकेस्ट लिंक है, उसके अंदर सबसे कम काम हुआ है। और जो कि काम और करना चाहिए था कि जितने बड़े अकाउंट्स हैं उसमें अक्रॉस द बैंक्स जो प्रोविजनिंग है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। एंड आरबीआई को एक व्यू लेना चाहिए कि इस अकाउंट में मिनिमम प्रोविजन 20%, 30%, 15% या 50% वो होना चाहिए, जो कि सारे रेगुलेटर करते हैं। मैं तो कहूंगा कि बहुत ही खामियाजा रहा, बहुत ही वीकनेस रही बैंकिंग सुपरविजन और बैंकिंग प्रोविजनिंग में, तो बैंक के बैड लोन की प्रोविजन। ओके, तो ये एक सेगमेंट आप कह रहे हैं कि क्रेडिट भले ही ले लें पर उसमें बहुत वीकनेस रहे, इस पे काम करने की जरूरत है। इस पर हम नेग्लेक्ट है और इसमें बहुत काम बाकी है। बिल्कुल। और मैं ये मेरी ये अपेक्षा रहेगी कि नए गवर्नर साहब जो हैं इस पे ध्यान दें और सारे बैंकों की प्रोविजनिंग को बड़े अकाउंट्स में यूनिफॉर्म करें, जैसा कि और देशों में, अमेरिका, कनाडा, चौधरी साहब, यूरोप, दरअसल जापान में ऐसी एक राय उभर कर आ रही है कि नए गवर्नर को बैंकिंग सेक्टर के लिए जो काम करना है, खासतौर पे एनपीए मैनेजमेंट वाला, वो ज्यादा मुश्किल है। राजन साहब तो शुरुआती काम करके गए हैं, उस पर हम लौट कर आएंगे। लेकिन राजीव कुमार जी, आपसे एक दो बातें और जो हम जानना चाहते हैं। देखिए, सुब्बा राव साहब जो थे डॉक्टर राजन के पहले, वो आईएएस थे। इनके पहले वाईवी रेड्डी थे, वो आरबीआई में काम कर चुके थे एज ए डिप्यूटी गवर्नर, लेकिन ओरिजिनली वो भी आईएएस थे। तो क्या आपकी कमेटी का, और साथ ही साथ चूंकि आप सरकार के साथ इस प्रोसेस से जुड़े रहे, ये आम राय बन रही है कि ब्यूरोक्रेट के मुकाबले अर्थशास्त्री जो मुद्दे को, विषय को ज्यादा अच्छी तरह समझता है, वो आज की तारीख में बेहतर कैंडिडेट होगा? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल बन रही है। और ये सरकार, ये मुझे बता के भी बहुत खुशी है कि ये सरकार की भी यही राय बनी है कि आरबीआई के गवर्नर का पद, उसको संभालने के लिए एक पारंगत मैक्रो इकोनॉमिस्ट की आवश्यकता है। क्योंकि वो आरबीआई का जो काम है, उससे हमारी जो विश्व में जो अपनी साख बनती है और जो विश्व की मार्केट्स में और जो इन्वेस्टर्स की, फॉरेन इन्वेस्टर्स की हिंदुस्तान की मार्केट्स में और निवेश करने के लिए जो साख बनती है, उसमें ये आवश्यकता है कि एक अच्छा मैक्रो इकोनॉमिस्ट, और कोई भी इकोनॉमिस्ट नहीं, एक मैक्रो इकोनॉमिस्ट उस पद को संभाले। क्योंकि अब जो है वो इस सब चीजों में जो काफी नुआंस, जो काफी जटिल और काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सामने आ रही हैं और जिनको की हैंडल करने के लिए एक इकोनॉमिस्ट की आवश्यकता है। और दूसरी जो चीज बहुत बड़ी है वो ये है कि जो ये एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बन रही है, उसका भी चयन ठीक से हो, क्योंकि अब गवर्नर उनके साथ मिलकर काम करेंगे। अब ये बात नहीं रह गई है कि एक फला व्यक्ति, चाहे राजन हो या उर्जित पटेल हो या रेड्डी हो, उन्हीं से ही आरबीआई की नीति तय होगी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि अब वो 7 में से एक व्यक्ति होंगे जिनकी राय से नीति बनेगी। तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी खास तौर से। मगर जो दूसरी बात जो बहुत जरूरी है वो ये है कि इस समय मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ बहुत बड़ा काम हमारी बैंकिंग सेक्टर को सुधारने का है। और उसमें जो रुख अपनाया जाए वो ऐसा हो कि ऐसा ना किया जाए कि मरीज को ठीक करते करते मरीज को उसके अंतिम कगार पे पहुंचा दिया जाए। तो ये भी एक पटेल साहब को देखना पड़ेगा कि कैसे उसको हैंडल करें कि जो चीज जो सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ऐसा कौन सी नीति होगी, ये मुझे लगता है कि पटेल साहब, उर्जित को करना होगा। बिल्कुल, मेरा ख्याल है नेवटिया जी इस पे सबसे बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, क्योंकि जो एनपीए डिक्लेयर करने थे मिस्टर नेवटिया, वो तो राजन साहब करके गए। अब चुनौती ये है कि इन अकाउंट्स को कैसे रिवाइव किया जाए या रिकवर किया जाए। तो इंडस्ट्री क्या उम्मीद करेगी नए गवर्नर से? इंडस्ट्री की ये सोच है कि जो सब एनपीएस हैं वो अलग अलग कैटेगरी के हैं। जहां पर कोई विलफुल डिफॉल्ट है या रॉन्ग डूइंग है, उसमें फिक्की का ये मानना है कि उससे सख्ती से उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और वो एसेट्स जो भी अवेलेबल हों उससे लोन्स की रिकवरी का प्रोसेस चालू किया जाए। जहां तक कुछ एनपीएस इस कारण से हुए हैं कि आंतर्जातिक साइक्लिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कोई स्टील इंडस्ट्री को इम्पैक्ट किया या कोई विश्व में जो इकोनॉमिक अस्थिरता आई है उस कारण से हुआ है, तो उसको हम लोग को अलग ढंग से देखना है और उसमें शायद कुछ समय या रिलीफ देने की आवश्यकता है। और तीसरा जो कैटेगरी है वो है कि हम लोगों को कोई प्रोजेक्ट्स में कोई परमिशन या क्लियरेंस में विलंब हुआ है, जैसे एनवायरनमेंट में या लैंड एक्विजिशन में, जो
प्रमोटर के हाथ के बाहर की चीज थी, तो उसको केस टू केस हम लोग को देखना होगा और उसमें कितना तो प्रमोटर के कारण गलती हुई और कितना हालात ऐसे थे जिससे वो समय लगा और समय लगने से कॉस्ट ओवररन हो गया। तो ये तीनों चीज को अलग अलग ढंग से यदि हम लोग देखें तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग कुछ रीजनेबल सोल्यूशन को पहुंच पाएंगे। यहाँ पर लेकिन जो हिस्सा आरबीआई गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में आता है उसकी बात करें डॉक्टर घोष, तो आज आप एक बैंक के अर्थशास्त्री हैं पिछले कुछ सालों से, इसके पहले आप इंडस्ट्री बॉडी के अर्थशास्त्री थे, तो आप दोनों तरफ जानते हैं कि क्या कुछ चलता है। सवाल यह है कि इसके पहले यानी 2000-2003 के बीच जब मंदी थी, ऐसे ही बड़े एनपीएज आए थे, उसके बाद बहुत जोर से रेट कट हुए और इस वजह से इंडस्ट्री को रिकवर होने में, रिवाइव होने में मदद मिली। इस बार वो नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, क्या करेंगे डॉक्टर पटेल? देखिए, पहले तो एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो स्टांस था, इसमें दो चीज आपको है देखना है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा चेंजेस हुआ ये डॉक्टर राजन की टेनियर में। एक है मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेटेजी एंड मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस। पहले आपका क्या होते थे कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस जो था वो एकोमोडेटिव था, उसका मतलब कि हम रेट कट साइकिल में है, लेकिन स्ट्रेटेजी था कि हम लिक्विडिटी डेफिसिट मेंटेन करेंगे। लेकिन रिसेंटली अभी जो आपको पॉलिसी हुआ है कि उन्होंने आरबीआई साफ कर दिया जुलाई में कि हम मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेटेजी और स्टांस को सिंक्रोनाइज करेंगे, हम सिस्टम में एडिक्वेट लिक्विडिटी देंगे और इससे बैंक्स को भी अच्छा ट्रांसमिशन होगा, मनी मार्केट रेट्स में सुधार होगा। और ये जान के मुझे अच्छा लग रहा है कि लास्ट 3-4 महीने में आरबीआई ने अप्रैल के बाद कोई रेट कट नहीं किया, लेकिन लिक्विडिटी एडिक्वेटली रखने के बाद बैंक्स को ट्रांसमिशन अच्छा तरफ से हो रहा है। पहले लेकिन रेट कट होने के बाद भी ट्रांसमिशन होते थे, लेकिन उतना फेरोसियसली नहीं होते थे। तो मुझे लगता है कि आज का दिन जो जरूरत है, क्योंकि इंडस्ट्री को मान लेना चाहिए कि हर पॉलिसी मतलब ये नहीं है कि हमको रेट कट करना है, रेट ट्रांसमिशन होना चाहिए। ट्रांसमिशन मतलब अच्छा खासा आपको रेट को रिडक्शन होना है। उसके लिए इफ आरबीआई इज एबल टू मेंटेन अ लिक्विडिटी, enough liquidity in the system, I think that will be good। तो ये तो पहला बात है। और दूसरा बात आपने जो एनपीए को बोल रहे हैं, जो आई थिंक ये जो एसेट क्वालिटी रिव्यू जो गवर्नर राजन ने चालू किया था, पहले इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव सबको जान पता है, इट इज इन पब्लिक डोमेन, लेकिन मुझे बोल के अच्छा लग रहा है कि आज अगर आप देखें फर्स्ट क्वार्टर, अगर बैंक्स का रिजल्ट देखें, पहले जितना था अभी बैंक्स रिकवर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो पॉलिसी हमने चालू किया उसको कंटिन्यू करना चाहिए। पॉसिबली 1-2 क्वार्टर का पेन हमको लेना होगा, उसके बाद इट विल बी गुड फॉर द इकोनॉमी एंड गुड फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो। ओके, काफी सारी रिपोर्ट्स जो आई हैं बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की, इतना एफआईआई ब्रोकरेजेस वगैरह की, वो पढ़ने पर दो चीजें समझ में आती हैं। पहला तो वाक्य है कंटिन्यूटी, जो राजीव कुमार जी कह रहे थे और सबको लगता है कि ये कंटिन्यूटी होगी, जो पॉलिसी रघुराम राजन की थी वो इसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा कि ये हॉकिश हैं, यानी इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे खास जोर देंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में जो इंडस्ट्री की उम्मीद है, जो प्रदीप चौधरी साहब की बैंकिंग में रिफॉर्म की उम्मीद है और जो बाजार की उम्मीद है, वो कैसे पूरी होगी? इस सवाल का जवाब हम लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। डॉक्टर उर्जित पटेल नए आरबीआई गवर्नर बनने वाले हैं और उनके सामने क्या चुनौतियां होंगी, क्या कुछ वो करेंगे, क्या उनकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे शर्मा जी की, सारे लोगों का ये मानना है कि ये एक हॉक है। हमने इसके पहले एक बार ऐसी रिपोर्ट की थी कि दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो नाम आ रहे हैं, जब एक बहुत ही डविश कैंडिडेट का नाम आया तो उसको देख करके बॉन्ड मार्केट ने बड़ा पॉजिटिवली रिएक्ट किया, शेयर बाजार, निफ्टी बैंक ने बड़ा पॉजिटिवली रिएक्ट किया कि बहुत रेट कट होगा। लेकिन उर्जित साहब तो इस बारे में बिल्कुल सख्त हैं, तो बाजार इनसे डरेगा? देखिए, बाजार इनसे डरेगा नहीं, बाजार इनको सलाम ठोकेगा। एसेंशियली इसलिए क्योंकि ये सरकार के नजदीक नहीं है। ये वो सभी मापदंड जो डॉक्टर कुमार ने बताए कि आपको इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, आपको इस परिपाटी पे काम करना आना चाहिए, टीम प्लेयर होना चाहिए, तो जो डॉक्टर राजन कर रहे थे उस टीम को ये लीड कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। तो वो एक बहुत अच्छी कंटिन्यूटी है और मैं ये मानता हूं कि सरकार से जो इनकी दूरी है, सरनेम को आप साइड में रख सकते हैं, तो वो जो दूरी है वो इनकी इमेज को बहुत अच्छा बना के रखेगी, जिसकी वजह से एफआईज इनको रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखेंगे। इनका कोई भी कदम अगर आगे चल के सरकार से मिलजुल के चलने वाला हो, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाएगा। इनफैक्ट
कई जो एंकर्स हैं उन्होंने बहुत ये क्वेश्चन उठाया था कि डॉक्टर राजन को शायद इसलिए सेकंड टर्म नहीं दिया गया है क्योंकि एक सेगमेंट है जो नाखुश है, जो उन्होंने पॉलिसीज उठाई हैं इंडस्ट्रीज के खिलाफ। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा तमाचा उस थॉट प्रोसेस को कि ये कंटिन्यूटी है और ये बहुत अच्छा समाचार है। लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है आपको बॉन्ड्स एक बार आपको वहां पे यील्ड थोड़ी सी बढ़ती दिखाई दे, यानी बॉन्ड मार्केट पे थोड़ा दबाव आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये ओरिजिनल हॉक है, ऐसा मानते हैं। उर्जित पटेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पूरा इन्फ्लेशन टारगेटिंग का नया फ्रेमवर्क बना था। चौधरी साहब, जो हम एनपीए की बात कर रहे थे, अब ये समझा जा रहा है कि एनपीएस बाहर तो आ गए, अब इनको रिवाइव करने की जो दरअसल चुनौती है, आपने कहा कि कुछ एक कदम और उठाए जाने की जरूरत है। तो आरबीआई का जो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, माफ कीजिएगा, एनपीए मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, कई स्कीमें उन्होंने दी हैं, उसमें आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? दी है क्या? आपको लगता है ये किताबी स्कीमें हैं? देखिए, एनपीएस तभी ठीक होंगे जब इंडस्ट्री की हालत सुधरेगी। अब जैसे बैंक्स जो हैं वो मैं कहता हूं चांद की तरह है, उनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, तो जो सूर्य की रोशनी आती है उसी को रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए स्टील सेक्टर या पावर सेक्टर में स्ट्रेस है, तो जब तक ये स्ट्रेस ठीक नहीं होगा तब तक एनपीए ठीक नहीं होगा, जब बैंक चाहे लाख कोशिश कर ले। पर इसमें बैंकों की भावनाओं को, बैंकों की जो कहना है, बैंकों के विचारों को समझने की जरूरत है। और एक चीज ये करना चाहिए कि सारे बैंक एक ही बेसिस पे एनपीए की प्रोविजनिंग करें, नहीं तो जो बैंक्स इसकी रियलिस्टिकली प्रोविजनिंग करते हैं वो तो बेवकूफ लगते हैं, और जो बैंक इसको नीचे कारपेट के नीचे दबा देते हैं और कहते हैं सब ठीक है, वो होशियार माने जाते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है, ये हॉक है या डव है वो बात नहीं है, स्पष्ट होना चाहिए कि ये नीति जो है साफ होनी चाहिए, जो कहें वो करें। अब डॉक्टर राजन के केस में क्या था कि मैंने रिपो रेट कम तो नहीं किया पर रिपो अमाउंट ही नहीं है। तो जैसे आपने किसी चीज का दाम बढ़ दिया, कंट्रोल के जमाने में सीमेंट 35 रुपया बोरी था ओपन मार्केट में और कंट्रोल में 12 रुपया था, पर 12 रुपए में मिलता कुछ नहीं था। तो इसलिए ऐसी नीति ना अपनाएं। दूसरी बात, जैसे अगर उन्होंने लिक्विडिटी टाइटन करना है तो सीआरआर बढ़ा दें, बट वो बोल के बढ़ाएं। पर डॉक्टर राजन क्या करते हैं, मैंने सीआरआर नहीं बढ़ाया, बट जो सीआरआर कैलकुलेट करने की प्रक्रिया है वो इस तरह से कर दी कि इफेक्टिवली सीआरआर 4 से 4.5 हो गया। तो ये डबल पॉलिसी ना खेलें। और मुझे लगता है कि ये स्पष्ट वक्ता हैं और ये जो समझते हैं, जो करना चाहते हैं, उसको स्पष्ट रूप से कहेंगे। नोबडी टेक्स इट रॉन्गली, कि अगर वो बताएं कि ये दिक्कत है और इसके सामने ये चॉइसेस हैं और मैं ये चॉइसेस आपने कहा कि वो स्पष्ट वक्ता है, लेकिन डॉक्टर घोष दरअसल पर कहो कम बोलते हैं और जाके हमने देखा। डॉक्टर घोष, आपको क्या लगता है, ये तो कम्युनिकेशन एक बड़ा मुद्दा मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में होता है। उर्जित पटेल साहब एज ए डिप्टी गवर्नर ज्यादा बोलते ही नहीं थे। नहीं, आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें मैं आना चाहते थे और आपसे हमने पूछ ले। आई थिंक ये कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है एनी सेंट्रल बैंकर का। अगर आप सुब्बाराव का रिसेंट किताब देखें, उन्होंने ये कम्युनिकेशन बारे में लिखा है कि मार्केट में जब कम्युनिकेशन होता है, अगर आप 4 चीज में बोलेंगे उसमें थोड़ा सा डायल्यूशन हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा चीज था गवर्नर डॉक्टर राजन के अमल में, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन एकदम सीधा था। उसके हम डिबेट कर सकते हैं कि अच्छा है बुरा है अलग बात है, लेकिन एकदम सीधा था कि हमको ये इन्फ्लेशन कम करना है, हम करते ही रहेंगे। आई थिंक ये कम्युनिकेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो डॉक्टर पैटेल इज द न्यू गवर्नर, इसमें अगर इसी तरफ से कम्युनिकेशन रहे कि हमको ये करना है, और ये जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि उन्होंने इन्फ्लेशन टारगेटिंग प्रपोज किया था, उनको ही गवर्नर बनाया गया, उसके लिए मुझे लगे कम्युनिकेशन भी सिंक्रोनाइज्ड हो जाएंगे। और ये चुनौती होगा आरबीआई का, क्योंकि कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द पोस्ट राजन एरा। शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं प्रदीप कि ये जो डॉक्टर, इनको जो हॉक समझा जा रहा है, उनको ये बता दें कि पहले अगर ये पहले कमेटी के पहले ही अगर गवर्नर ये पहले रूप में होते तो इनको हॉक समझा जाना बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन अब ये जो हॉक है, ये 7 में से 1 हॉक है, और ये हॉक भी नहीं है, मैं समझता हूँ रियलिस्टिक नहीं है। 7 में से 2 है मेरे ख्याल से, क्योंकि गवर्नर के पास एक कास्टिंग वोट भी होगा, वो होगा 6 मेंबर की कमेटी, वो अगर इक्वल होगा तो हाँ, तो 6 में से 1 कहते हैं। चलिए, तो हम ये समझेंगे कि ये वन ऑफ दोज हैं, और इसके अंदर क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव दूसरे भी होंगे तो वो इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे, और इनको सिर्फ इसी
एक मापदंड से हमको नहीं देखना चाहिए कि इनके आने के बाद सख्ती और बढ़ेगी। मेरे ख्याल से ये कि एक बहुत ही कंटिन्यूटी है। अगर हम एफआईज के पैसे को देख रहे हैं आगे चलते हुए, तो ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। ओके, नेवटिया साहब, यहाँ पे एक बात जो उठ रही है कि ये एक फ्रेमवर्क तो उर्जित पटेल कमेटी ने दे दिया, उसको लागू करना बड़ी चुनौती है। और जब उर्जित पटेल आएंगे उसके बाद ही आप देखिए जो FCNR डिपॉजिट लाए थे वो लौटाने हैं। ब्रेग्जिट के चलते शायद प्रेशर बनना शुरू होगा। क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री और इकोनॉमी के लिए दरअसल अगले 6 महीने बड़े चुनौतीपूर्ण होंगे और पटेल साहब को बिल्कुल शुरुआती ओवर जो है बहुत संभाल कर खेलने पड़ेंगे? मैं ये मानता हूं, चूंकि वो 3 वर्ष वहां RBI में थे और जो भी सिचुएशंस हैं वो उसके वाकिफ हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें बहुत असुविधा होगी इसको नेविगेट करने में। ये बात सही है कि आंतर्जातिक स्तर पर इकोनॉमी दुर्बल है और उस कारण एक उसका प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ रहा है, पर हमारे देश में हम लोग देख पा रहे हैं कि ग्रोथ ठीक है। अब GST भी शीघ्र लागू हो जाएगा, उसका भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। मॉनसून भी उम्मीद है कि नॉर्मल रहे इस साल, तो उसका भी पॉजिटिव एक तो इम्पैक्ट होगा। पे कमीशन और OROP के भी कुछ पैसे लोगों के हाथ में जाएंगे, उससे भी इकोनॉमी को एक तो बूस्ट मिलेगा। तो सब मिलके मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा बहुत घोर समस्या है इकोनॉमी के सामने, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी था समस्याएं वो धीरे धीरे हल हो रही हैं। तो लेकिन इन सारी चीजों का ही एक दूसरा एस्पेक्ट है डॉक्टर घोष, और एज एन इकोनॉमिस्ट चूंकि वक्त कम है, मैं चाहूंगा आप इस पे बोले, चाहे वो पे कमीशन हो, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है, वो इन्फ्लेशन को भी बूस्ट करेगी। और IMF ने हाल में ये कहा है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग RBI कर नहीं पाएगी। क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, इसमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग अगर फ्रेमवर्क हम देखें उसमें हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनपे काफी ज्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं हो जाए। बट ये बात सही है, अगर IMF पेपर भी आप देखें, इन्फ्लेशन टारगेटिंग इंडिया एक कंट्री जहां पर स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स है, वहां पर अगर गवर्नमेंट और RBI एक साथ काम करे तो इसको टारगेटिंग को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो टारगेट है वो काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि 4% में पहुंचना, अगर वॉट एवर न्यू गवर्नर जो साजिश करेंगे 2018 और 2019, थोड़ा सा मुश्किल होगा। और इसमें लगता है कि पूरा एकदम ध्यान रहना चाहिए कि हमको ये प्राइस को इसके ऊपर नहीं देना चाहिए, और मार्केट्स को पूरा एकस्टम करना है कि हमको मार्केट शुड बी एकस्टम टू द न्यू फ्रेमवर्क कि हमको लिक्विडिटी मिलेगा तो हम ट्रांसमिट करेंगे। बिल्कुल, लेकिन आखिरी कंक्लूजन हम चाहेंगे चौधरी साहब आपसे, क्योंकि आप डॉक्टर पटेल को जानते हैं। देखिए, अगर इन्फ्लेशन टारगेटिंग मुश्किल है, ब्याज दरें कम करने के लिए बहुत दबाव पड़ेगा जो डॉक्टर राजन पे पड़ता था। राजन साहब तो फिर भी कर पाए, ये कर नहीं पाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, ये RBI गवर्नर बनना तो चुनौती भरी चीज है, तो जरूर कर पाएंगे। हमें तो इन पे उम्मीद रखनी चाहिए, पर अगर सबको साथ लेकर चलें और अपनी बात को पूरे स्पष्ट करें और इधर उधर की बात ना करें, जो इररिलेवेंट थिंग्स हैं, जो RBI गवर्नर के रिलेटेड नहीं हैं, उन पे जब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जब अपने काम पे पूरा ध्यान देंगे तो जरूर कर पाएंगे। और पूरा देश इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कौन आदमी इन्फ्लेशन चाहता है? तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग अगर हो तो ये तो अच्छी बात है, पर इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए डिमांड को रोकने की बजाय अगर सप्लाई को बढ़ाया जाए तो दैट वुड बी बेटर। तो उस प्रक्रिया में ये भी देखना चाहिए कि इतने जो जॉब मार्केट खराब हो रखी है, इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मैनेजमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं, तो इन पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि लोगों की इनकम बढ़े और ना कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाए। तो मुझे लगता है कि इन्होंने हर पहलू में काम किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किया है, बिजनेस कंसल्टिंग ग्रुप में भी रहे हैं, बिजनेस हाउसेस में भी रहे हैं। आपको उनके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, एक्सपीरियंस है, लेकिन हमारा वक्त पूरा हो रहा है इसलिए आपको रोकना पड़ेगा। तो ये लगता है चौधरी साहब को कि ग्रोथ लौटाएंगे तो दूसरी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी, लेकिन उसके सामने महंगाई को कैसे मैनेज करेंगे, ये चुनौती हर सेंट्रल बैंकर को होती है, और डॉक्टर पटेल के सामने भी ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। देखना होगा वो कैसे करेंगे इसका सामना। लेकिन फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इसका।